कई बार एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया, विजन, टीम सब कुछ होता है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? जी नहीं। बिजनेस के लिए फंडिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना बाकी सब। आजकल तो क्राउड फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, डेट फंडिंग जैसे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अवेयरनेस की कमी होने के कारण लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाती और फिर बिजनेस या तो फेल हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी अवेयरनेस को आप तक पहुंचाने के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को बिजनेस पाठशाला आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा सेशन जिसमें आपको फंडिंग मेथड, सोर्सेस, प्रोसेस, क्राइटेरिया, टाइमिंग और ड्यूरेशन जैसी फंडिंग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली जूम सेशन में एक्सपर्ट से जुड़कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा बिजनेस पाठशाला के साथ। बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में, जिसमें हम जानेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जब हमारा करियर में हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है या जो भी हमें व्यवसाय की जानकारी हासिल करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, कोई भी स्किल ऑक्यूपाई करनी है, हम एक सर्टेन एज तक करते हैं। उसके बाद हम जब अपनी लाइफ में अर्न करना शुरू करते हैं, उन्हें उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस मीट आउट करते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे ऑफ करते हैं। इस तरीके से जब एक ज़िंदगी का सफ़र चलता जाता है और रिटायरमेंट की जाती है और जब हमारी नौकरी कहीं ना कहीं चली जाती है या हम इतने हेल्दी नहीं रहते हैं या जो भी कारण है जिसकी वजह से हम एक्टिवली नहीं कमाई कर पाते हैं, तो तब हमारी सेविंग्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स ही काम आते हैं हमारी आगे की लाइफ के खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, जो भी हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक्सपेंसेस चाहिए उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वर्किंग करियर में, वर्किंग लाइफ में अपने मनी को इस तरीके से प्लान आउट करें, इस तरीके से मैनेज करें कि हम जब रिटायर करें, पहली चीज़ तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है अर्ली रिटायरमेंट का। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 60 की एज पे ही अपना रिटायरमेंट प्लान करके सोचें। अगर हम अपने पैसे को ठीक से मैनेज करें, प्लान करें, तो हो सकता है हम एक अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर लें। खैर, हम अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर आज की क्लास नहीं करने वाले हैं। हम एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वर्किंग लाइफ में एंड इनफैक्ट जब हमारा रिटायरमेंट हो गया है, जब हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उस लाइफ में हम किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करें एंड हाउ टू पुट आवर मनी टू वर्क सो दैट हमें एक रेगुलर इनकम आती रहे। हमारी जो आगे की लिविंग है, जिसमें हम एक्टिवली कुछ काम नहीं कर रहे हैं टू अर्न द मनी, ऐसे में हमें कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। सीनियर सिटीजन, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में सीनियर सिटीजन किसी भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो जाती है, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। फिर जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी एप्लीकेशंस हैं सीनियर सिटीजन के, वो उसके ऊपर लगने लगते हैं। चाहे वो एफडीआर्स के इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो टिकट्स में छूट हो, चाहे वो टैक्स स्लैब में हायर टैक्स स्लैब बेनिफिट हो, या फिर जो डिडक्शंस हैं, स्पेशल डिडक्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स या हायर डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये सारी चीज़ें अप्लाई होने लगती हैं।
तो सीनियर सिटीजन बेसिकली कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है, उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हम आज के सेशन में, जैसे हमने बात करी कि हम आज के सेशन में बात करेंगे क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं सीनियर सिटीजन के लिए। इस सेशन को अगर हम चाहें तो 2 भाग में भी बात कर सकते हैं, और वैसे इसको 2 भाग में प्लान आउट नहीं किया गया बिकॉज इसका उद्देश्य ये नहीं था। मेन उद्देश्य ये है कि जब हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं तब हमारे लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्मूथली जी सकते हैं। लेकिन अगर एक ठीक तरीके से देखा जाए तो एक स्मूथ रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लिविंग लाइफ में ही प्लान आउट करने लगे अपने रिटायरमेंट के लिए, कि हम अपनी रिटायरमेंट में किस तरीके से एक स्मूथ फ्लो ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप जब 30s 40s में होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, SIPs कराते हैं, और हो सकता है आप उस समय कुछ भी विड्रॉ नहीं करें क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम है जिससे आपके सारे भी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते रहते हैं। आप अपने विड्रॉल्स को या उस पे जो भी आपको सेल आउट करके कैपिटल गेन्स अर्न करने जो भी चीज़ें हैं, आप तब शुरू करें जब आपका रिटायरमेंट हो जाए, ताकि तब आपको क्योंकि आप एक्टिवली कहीं वर्किंग नहीं हैं, एक्टिवली आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से उस पैसे को ले सकें और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो हम कुछ प्लान्स के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में जिससे सीनियर सिटीजन्स अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरीके से देख सकते हैं, और जो उनको ऑप्शन ठीक लगे उनकी रिस्क के हिसाब से, उनकी कैपिटल के हिसाब से, उस ऑप्शन को वो चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको हम SCSS भी कहते हैं शॉर्ट में, देन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, देन सीनियर सिटीजन FDRs फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या जिसको हम ELSS भी बोलते हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स, रिवर्स मॉर्टगेज फॉर सीनियर सिटीजन। रिवर्स मॉर्टगेज एक्सक्लूसिवली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे हमने बाकी चीज़ों की बात करी, ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन FDRs भी ऐसा ही प्रोडक्ट है, बट FDRs जब हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं हम तब भी कर सकते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बट रिवर्स मॉर्टगेज हम सिर्फ और सिर्फ जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं हम तभी कर सकते हैं। देन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दिस इज द last of the options that we will be discussing in today's session. So these are the options, हम इसको आगे के सेशन में डिटेल में समझते जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। Regardless of age, one always has to make money. Very true, because without money you cannot survive. Money is the basic thing that anybody requires in his or her life to maintain it for its survival. With age being a major constraint for senior citizens, the need to choose best investment in India is essential. Senior citizens have various investment options to choose from, जैसा हमने डिस्कस किया, कुछ ऑप्शंस को हमने डिस्कस किए, 7-8 ऑप्शंस को, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे आगे के सेशन में। तो क्योंकि पैसा सभी को चाहिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ठीक तरीके से काम पे लगाएं ताकि हमें एक रेगुलर इनकम फ्लो मिलता रहे। बट वॉट सूट्स वन इज नॉट नेसेसरी, इट सूट्स अदर ऑल्सो, बिकॉज सबकी कैपिटल अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग है, सबके गोल्स अलग हैं, सबके डिसीजंस अलग होते हैं, वर्किंग लिविंग कंडीशंस अलग हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को अगर कोई एक ऑप्शन चूज कर सूट कर रहा है तो दूसरे इंसान को भी वो ऑप्शन सूट करे। The above mentioned are some of the schemes a senior citizen may consider. तो शुरू करते हैं सबसे पहली स्कीम से, जो कि है सेविंग स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। SCSS एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक की गई है। इट ऑफर्स सेफ्टी एंड रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट।
इस स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में कैलकुलेट होता है और पे किया जाता है इन्वेस्टर को, जो भी उसने अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है, लिंक करवाया हुआ है, उस बैंक अकाउंट में हर तिमाही इसका इंटरेस्ट पेमेंट आ जाता है। इंटरेस्ट रेट्स जैसे बाकी सारी स्कीम्स के भी, चाहे वो पीपीएफ स्कीम हो या एफडीआर स्कीम हो, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी आरबीआई रेट्स, आरबीआई रेगुलेशंस। उस तरीके से इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट भी रिवाइज होते रहते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम इज ₹1000 एंड मैक्सिमम रुपीज इज 30 lakhs। इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का 8.2% है। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का, जिसका ये मतलब है कि आप जब लमसम में, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज उसमें डाले और आपको टोटल 82,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। 82,000 का इंटरेस्ट बनता है, इसका मतलब आपको हर क्वार्टर 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा लमसम। 20,000 अगर आपने 8.2% के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको लगभग 20,500 रुपए का इंटरेस्ट हर एक क्वार्टर में आएगा। पर आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो लॉक इन हो जाएंगे फॉर 5 years। जब आपको, अगर मान लीजिए आपको आपके रुपए की, आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर ज़रूरत पड़ती है और आपको लॉक इन के पहले ही उसको विड्रॉ करना है, तो ऐसे केस में पीनल परसेंटेज है इंटरेस्ट का जो चार्ज किया जाता है। जैसे अगर आप 2 साल के बाद निकालते हैं, 5 साल के अंदर निकालते हैं तो 1% है, 2 साल के पहले निकालते हैं तो 1.5% का इंटरेस्ट रेट है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें जब आप पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट जो है, इनकम टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट, वो मिल जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपए के ऊपर है तो आपका इस पे टीडीएस भी कटता है। प्री मैच्योर विड्रॉल, जैसा हमने बताया कि आपको आपका जो पैसा है वो बेसिकली 5 साल के बाद मिलेगा। इन केस द सीनियर सिटीजन सर्वाइव्स, ही विल गेट द मनी। इन केस ऑफ डेथ, द लीगल हेयर्स विल गेट द मनी। प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में कि जब 5 साल के पहले ही, मान लीजिए अगर कैपिटल की ज़रूरत है और हमने सोचा कि हमें इस पैसे को निकालना है, कहीं और यूज़ करना है, कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ है, तो ऐसे केस में पीनल चार्जेस होते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल्स आर अलाउड ओनली आफ्टर 1 year ऑफ अकाउंट ओपनिंग। इन एनी केस 1 साल के बाद ही पैसा निकल सकता है। फॉर विड्रॉल्स विद इन 2 years, इट अट्रैक्ट्स 1.5% of the invested or deposited amount. For withdrawals after 2 years, the amount is 1% of the amount deposited or invested. In the case of account holder's death before maturity, account shall be closed and the proceeds shall be given to the nominee, to the legal heir, whoever is registered. तो अगर हम इस स्कीम को एक समरी फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली एक लमसम स्कीम है जिसमें हम 1,000 रुपये से लेकर के 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हर क्वार्टर क्रेडिट हो जाता है टू द अकाउंट होल्डर। इस स्कीम में लॉक इन पीरियड 5 years का, एंड आप 1 साल के पहले तो पैसा निकाल नहीं सकते हैं। पहली चीज़, 1 साल से 5 साल के बीच में आप पैसा निकालेंगे तो 1 से लेकर के 1.5% के बीच में पेनल्टी चार्ज होगी। दूसरी चीज़, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द अमाउंट, लीगल हेयर और नॉमिनी, वट एवर इज द केस, ही विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो इस तरीके से ये सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम है जिसमें रेगुलर इनकम होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जो सीनियर सिटीजन्स जिनको रिस्क एवर्स है, जिनको लगता है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ टाइम वर्किंग के दौरान इतने रुपए जोड़ लिए थे, फॉर एग्जांपल इसमें 30 लाख रुपीज़ मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है हम वो डिपॉजिट करते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि 8% का रेट है, तो 30 लाख रुपए पर 8% के हिसाब से 2,40,000 रुपए का सालाना ब्याज बनता है जो कि मंथली 20,000 रुपीज़ पे आता है। तो 20,000 इज अ एवरेज फिगर विच person can rely on for its monthly expenses of food and medicine.
which are the major expenses, major basic expenses which anybody needs during its lifetime. Now let's talk about another scheme, which is post office monthly income scheme. मंथली इनकम स्कीम है तो साफ पता चल रहा है कि इसमें मंथली हमें पैसा मिलेगा. मंथली जो भी इन्वेस्टर है, जो भी सीनियर सिटीजन है, इसमें जब इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली पैसा मिलेगा. ये स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड अप है, सो रिस्क नहीं है उतना. और ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा करके ही अवेल की जा सकती है. इंडियन पोस्ट और द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफर्स पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS भी बोलते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्स द सेविंग स्कीम. इट इज अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड ऑफर्स रेगुलरली मंथली इनकम टू द डिपॉजिटर्स. इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 रुपए और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट किया जा सकता है. इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट लाइक फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, दिस अमाउंट कैन बी रुपीज 15 लाख. इंटरेस्ट रेट इसमें 7.4% है और लॉक इन पीरियड 5 साल का है. जो एक ड्रॉबैक है इसका कि ये टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करती है. इसमें TDS नहीं है, जो इसका प्लस पॉइंट है. प्रीमेच्योर विड्रॉल 1 साल के बाद हो सकते हैं, बट प्रीमेच्योर विड्रॉल कम्स विद अ पेनल्टी. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी स्विच किया जा सकता है. तो अगर हम इसको कंपेयर करें पहले वाली स्कीम से, जिसमें हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जान रहे थे, उसमें एक तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट उसमें एक जो ड्रॉबैक था कि उसमें TDS कटेगा. अगर 50,000 रुपए के ऊपर का इंटरेस्ट है, जो कि जनरली रहता है, तो उस केस में TDS कटेगा. बिकॉज अगर 50,000 का इंटरेस्ट भी नहीं है तो दैट मीन्स इट्स लेस देन ₹5,000 पर मंथ. तो बेसिकली उसमें TDS का पैसा आपका फंस जाता है साल भर के लिए. जब आपका TDS डिडक्ट हुआ, आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे. अगर आप टैक्स स्लैब्स में नहीं है तब वो रिफंड आएगा. तो बेसिकली ये 1.5 साल का एक साइकिल में आपका ये पैसा स्टक हो जाता है. पोस्ट ऑफिस स्कीम में ये कि आपका पैसा कहीं नहीं फंसता है, आपका इसमें TDS नहीं है. बट अगेन आपको जब आप सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ATC डिडक्शन. जब आप मंथली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ATC का डिडक्शन नहीं है. दोनों में ही 5 साल का लॉक इन है, दोनों में ही 1 साल के ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते, दोनों में ही प्रीमेच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी है. इंटरेस्ट रेट MIS में कम है, सेविंग स्कीम में थोड़ा सा ज़्यादा है. मुश्किल से 0.7 to 1% का फर्क है. तो कौन सा ऑप्ट करना है, क्योंकि दोनों ही सेविंग स्कीम एक तरीके से हैं, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड अप है. तो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है ये आप पर डिपेंड करता है. अगर आप कोई भी इंटरेस्ट जो है आपका कोई भी टैक्स स्लैब में आप फॉलो नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा इनकम नहीं है कि आप टैक्स लिमिट में आएँ, तो आपके लिए मंथली इनकम स्कीम भी बेनिफिशियल हो सकती है. इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट के पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. सेविंग स्कीम में वो पैसा आपको 3 महीने में मिलेगा. तो कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी प्रेफरेंस रहती है कि हमें घर खर्च के लिए हर महीने पैसे मिल जाएं, तो उनके लिए मंथली इनकम स्कीम प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू सेविंग स्कीम. बट जो सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं, हालांकि इंटरेस्ट के लिए अगर आपकी और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है और आपको ये पता है कि मेरा इंटरेस्ट तो 50,000 के ऊपर होगा, पर मैं 3 लाख रुपए के ऊपर साल में नहीं कमाता हूँ, 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं पे करना होता है सीनियर सिटीजन्स को, तो आप अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर नो टैक्स डिडक्शन इन दी फॉर्म 15G और H, विच एवर इज एप्लीकेबल. तो इस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट डिडक्शन भी वहाँ पर सेव कर सकते हैं. तो जिन सीनियर सिटीजन्स को क्वार्टरली अमाउंट मिलने पर कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सेविंग स्कीम ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. सीनियर सिटीजन FDRs के बारे में, ये तो बहुत ही नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके बारे में हम सभी ने सुना हुआ है. फिक्स डिपॉजिट्स, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जैसा हम सभी को पता है कि फिक्स डिपॉजिट्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है. जैसे अगर अभी 7% और 7.2% इंटरेस्ट रेट है,
तो सीनियर सिटीजन्स को 8%, 7.8% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडी इसलिए एक बेटर ऑप्शन है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम, क्योंकि इसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता है। आप अगर चाहें, जैसे ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए एफडी करा रहे हैं। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करा रहे हैं तो आपको उसमें एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लॉन्गर टर्म के लिए एफडीज कंसीडर होती हैं 5 years एटलीस्ट। सेकेंड थिंग, उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स या क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट्स मिले। तो इन कारणों की वजह से एफडीआरस आर नॉट अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज यहाँ लॉक इन नहीं है। अगर आपने मान लीजिए साल भर की ही एफडी कराई तो आप 5 साल के लिए, आपको यहाँ पे लॉक इन नहीं है, आपको साल भर बाद आपका रुपए मिल जाएगा, आप चाहें उससे किसी और मोड में री इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरीके से एफडी एक बेटर ऑप्शन है। तो जैसे हमने अभी तक तीसरी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, सेविंग स्कीम, देन मंथली इनकम स्कीम एंड देन एफडीआरस, तो ये तीनों ही आपस में कंपेरेबल है। सबकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे वहाँ दोनों में लॉक इन था, यहाँ लॉक इन नहीं है। वहाँ एटीसी था सेविंग स्कीम में, एमआईएस में एटीसी नहीं है। एफडीआरस में अगर आप 5 साल या प्लस करवा रहे हैं तो आपका आपका एटीसी डिडक्शन है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, इंटरेस्ट रेट लगभग सेम है। तो इट ऑल डिपेंड्स, एंड तीनों में ही लगभग रिस्क नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है। आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट ठीक है, आपको मंथली चाहिए, या फिर आपको साल भर के बाद मिलेगा तो भी चलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर present, that what income you have, how much accumulated funds you have so that you can wait for the interest credit. These are the circumstances which will decide कि आपके लिए इन तीनों स्कीम में क्या बेटर है, बिकॉज तीनों में ही आपको लमसम में कुछ इन्वेस्ट करना है जिसपे इंटरेस्ट मिले। आपको मंथली स्कीम में भी इन्वेस्ट करना है जिसपे इंटरेस्ट मिले, या फिर सेविंग स्कीम में, या फिर एफडीआरस में। स्लाइट डिफरेंसेस हैं तीनों में, और उसकी वजह से ही ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेजेंट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से आप कौन सा ऑप्शन इनमें से चूज करें। एफडीआरस बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको एफडीआरस के बारे में पता होगा कि आपको एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट करना होता है बैंक में। उसका टाइम पीरियड आप चूज कर सकते हैं कि आप 6 महीने की एफडी करा रहे हैं, साल भर की करा रहे हैं, 3 साल की करा रहे हैं, 5 साल की करा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट स्लाइटली फर्क होता है। जब आप ज़्यादा टाइम की कराते हैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कम टाइम की कराते हैं कम इंटरेस्ट मिलता है, बट ये फ़र्क बहुत कम होता है। इट रेंजेस हार्डली फ्रॉम 1 to 1.5%, अगर आप 6 महीने से लेकर के 5 साल के बीच में कंपेयर करेंगे तो एफडीआर इसलिए एक बेटर ऑप्शन है बिकॉज यहाँ पे आपका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर ऐसा कोई कैप नहीं है। मैक्सिमम आप जितना चाहें आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एफडीआरस। कुछ बैंक्स में हो सकता है कुछ कैपिंग हो, दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, हालांकि बहुत ही कम है, जो कि जनरली नहीं रहता। इट रेंजेस फ्रॉम 7% to 8% इन प्रेजेंट। Senior citizens get up to 0.5% additional interest on their fixed deposits, like we discussed. They can choose interest payment कि वो उनको regularly चाहिए, quarterly चाहिए, yearly चाहिए. They can choose between monthly, quarterly, half yearly और annual interest rate. Lock-in होता नहीं है जनरली। जितने टाइम पीरियड की एफडी है उतने टाइम के लिए ही पैसा ब्लॉक होता है। आप 6 महीने भी चूज कर सकते हैं, 180 दिन, या फिर आप साल भर भी चूज कर सकते हैं। बस जब आप फिक्स पीरियड के पहले उसको मैच्योर करवाते हैं तो आपकी पेनल्टी डिडक्ट होती है। टैक्स सेविंग्स के लिए अगर 5 साल प्लस वाली एफडीज हैं तो क्वालिफाई होती हैं, उससे कम वाली क्वालिफाई नहीं होती हैं। टीडीएस अगर 50,000 रुपए के ऊपर है तो आपका 10% के हिसाब से टीडीएस कटता है, जिसको आप ऑब्वियसली अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन एफडीज हैं इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। प्री मेच्योर विड्रॉल पॉसिबल है, बट अगेन इट कम्स विद अ पेनल्टी। बैंक डिपॉजिट्स आर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स एज देयर इज प्री मेच्योर फैसिलिटी अवेलेबल विद अ पेनल्टी। एक फ़ायदा और है कि एफडीआरस के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी तरह के लोन की तो आप अपनी एफडीआरस के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जिसमें हार्डली कोई मार्जिन होता है।
Then moving forward, the fourth option which is tax free bonds. Tax free bonds जो हैं वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NTPC, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NHAI, IRFC ये इशू करते हैं. इसका टेन्योर 10 साल या उससे ज़्यादा होता है. इसमें लॉक इन पीरियड मेच्योरिटी तक का होता है, लाइक 10 साल या जब भी वो मेच्योर हो रहे हैं. लॉक इन पीरियड होता है, बट इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो ये इन बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर सकते हैं. इंटरेस्ट पेमेंट इसमें 5.5 से 6.5% के बीच का होता है. बॉन्ड इशूअर पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री इन द केस ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड्स, बिकॉज इसका नाम ही टैक्स फ्री बॉन्ड है. तो अगर हम देखें ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो कि टैक्स स्लैब में कवर होते हैं, जिनको टैक्स लाइबिलिटीज आती हैं, तो हम उनके लिए 6.5% इंटरेस्ट रेट नहीं देखेंगे, उसको हम डिवाइड करके देखेंगे बाय 0.7. वाई? बिकॉज आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है, ये टैक्स फ्री आपके बॉन्ड्स हैं. तो अगर इन केस आप 6.5% का इंटरेस्ट उस पर अर्न कर रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 9%, 9 पॉइंट समथिंग %, बिकॉज आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, आपको उस पर टैक्स नहीं देना है. अगर आपको टैक्स देना होता और इस पर 9% का इंटरेस्ट आपको मिलता और आप 30% स्लैब में अगर हैं, तो आपके लिए ये इक्विवेलेंट टू 6.5-6.25% ही आकर के फॉल करता. सो इंटरेस्ट रेट इज नॉट अ बैड percent in this case, it is fairly average. And the thing which is a concern here is the lock-in period, but again this lock-in is not a concern because it's traded on exchanges, so you can sell your bonds there if you want to. Risk-free, tax-free bonds are low-risk investments as the schemes are backed by government, hence the chances of default are very low. Moreover, scheme offers capital protection and promises regular income in the form of interest payment. Hence, it is an ideal option for senior citizen because एक regular form है interest payment का और ऊपर से tax free है, तो इसलिए ये एक अच्छा option है senior citizens के लिए investment के लिए. Taxation जैसे bonds का होता है उस तरीके से है. अगर आपने 12 महीने से कम रखा है तो उस पर आपको सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे जो आपके रेगुलर टैक्स स्लैब पे चार्ज होंगे. अगर आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, लाइक 12 मंथ्स के ऊपर आपने होल्ड किया है, तो 10% आपका इसमें जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन. एंड अगर इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो 20% का टैक्स रेट लगेगा ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Then moving ahead, mutual funds. Mutual funds are a very hyped thing if we see nowadays because जो FDRs हैं या जो हमने और सेविंग स्कीम्स की बात करी, वो सब कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 8% से 9% के बीच में ही रेंज करता है. उनकी जो रेंज है वो 8 से 9% के बीच में है. तो म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करने में मदद करते हैं, कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं. अब म्यूचुअल फंड्स की अगर बात आई है तो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स तो यंगस्टर्स के लिए हैं बिकॉज हम SIP मोड में इसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years इसमें एक वेल्थ क्रिएशन दिखता है. बट अगेन म्यूचुअल फंड हैज़ कम विद अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर सीनियर सिटीजन्स. लाइक सीनियर सिटीजन्स एज वी नो कि उनका इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बचता नहीं है व्हेन यू आर 65-62 years ऑफ एज. तो आप सोचते हो कि 5 साल 7 साल के ऊपर शायद लाइफ नहीं रहे. दैट डिपेंड्स केस टू केस, बट अगेन क्योंकि वहाँ पे इतना लंबा फ्यूचर नहीं दिखता है तो म्यूचुअल फंड्स का जो एक नॉर्मल थॉट है वो यहाँ काम नहीं करता है कि हम आज से SIP डालना शुरू करें और हमको 5 साल बाद 7 साल बाद पैसा मिलेगा, तो कोई ना कोई यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं है. बट म्यूचुअल फंड हैज़ अ सोल्यूशन इन दिस वे कि इसमें SIP की जगह SWP है. SIP is systematic investment process and plan, systematic investment plan. SW is systematic withdrawal plan, जो एकदम ही ऑपोजिट है SIP का. SIP आप करते हैं, मान लीजिए आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 5 साल इन्वेस्ट किया, आपने 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करे, फिर आप मान लीजिए उसको 5 साल बाद विड्रॉ कर रहे हैं और वो 3 के 6 लाख रुपए हो गए. इस तरीके से आपका SIP काम करता है. पर जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है
वो इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे लमसम के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और आपको हर महीने 20,000 रुपए की इनकम चाहिए। जब आप 60 साल के हुए, आपके पास कुछ पैसे इकट्ठा थे, कुछ कैपिटल इन्वेस्टेड थी, इकट्ठा थे, आपने उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और आपने बोला भाई हमको लमसम हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 3 साल बाद 20,000 रुपए हर महीने चाहिए, जब तक ये फंड रहता है तब तक। तो मान लीजिए अगर किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी 10 रुपए की एनएवी थी और आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एनएवी मतलब म्यूचुअल फंड का प्राइस, जैसे शेयर प्राइस में एक शेयर की कीमत होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी का कॉन्सेप्ट है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट का। तो 10 रुपए की अगर मान लीजिए एनएवी है, तो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 1 लाख यूनिट्स रिसीव हो गई। 3 साल बाद ऑब्वियसली वो 10 लाख रुपए जो आपको 1 लाख यूनिट्स मिली, जिसकी 10 रुपए एनएवी थी, वो बढ़ करके हो सकता है 12, 15, 14, 18, 20 रुपए तक आ गई। मान लेते हैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए कि 3 साल बाद उसकी कीमत 10 से 20 रुपए हो गई। तो अब हमको चाहिए क्या था कि हमको हर साल हर महीने 20,000 रुपए मिले। हमारे पास 1 लाख यूनिट्स थी, तो हर महीने 3 साल के बाद से 1,000 यूनिट, मान लीजिए हमको 20,000 रुपए चाहिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपए की एनएवी है, तो 1,000 यूनिट्स बेच दी गई। 3 साल के बाद जो पहला महीना पड़ा, हमारे पास 99,000 यूनिट्स बची। फिर हमको 20,000 चाहिए, मान लेते हैं 20 से बढ़ करके उसके अगले महीने कीमत 21 रुपए हो गई। 20,000 डिवाइडेड बाय 21, तो हमको पूरी 1000 नहीं 900 कुछ यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जब हमको विड्रॉल हर महीने रेगुलर चाहिए आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर 3 इयर्स, तो हमको उतनी उतनी यूनिट्स बेच करके पैसा मिलता जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम करता है कि आप लमसम में फर्स्ट गो में आप एक हेवी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इसलिए बोला जाता है बिकॉज यू नीड टू गिव some time to the fund to grow to generate you a regular income। अदरवाइज तो हमने अगर 10 लाख रुपए आज दिए, हम सोचे हमें अगले महीने से ही मिलने लगे, फिर तो ऐसा ही हुआ कि शुरू की किश्तों में कि 10 लाख रुपए दिए, हम उसमें से 20,000 रुपए निकालते जा रहे हैं। वी नीड टू गिव एटलीस्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो। तो ये एक अच्छा प्लान है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं टू सीनियर सिटीजन्स to beat inflation, to get regular income। Mutual funds are important vehicle pool from multiple investors with similar objectives and invest in equity and debt security। म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, डेट जो बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज लाइक इक्विटी फंड्स जो प्योरली इक्विटी में लगाते हैं, डेट फंड्स प्योरली डेट में लगाते हैं, हाइब्रिड फंड्स जो दोनों के एक कॉम्बिनेशन में पैसा लगाते हैं। इक्विटी फंड्स मेजरली इन्वेस्ट इन इक्विटी while debt funds majorly have debt and money market securities। Hybrid funds invest in both। Senior citizen can align their goals with the fund's objective and choose the right one। Obviously जिस भी senior citizen को लगते हैं, जैसे इक्विटी में जनरली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट इट्स रिटर्न, क्योंकि वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट अगेन with higher risk comes with higher return। It's not always true but it is generally true। So अगर हमें थोड़े हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो हम इक्विटी की तरफ जाएं, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए तो हम डेट की तरफ जाएं, हमें मिक्स्ड वे में जाते हैं तो हम हाइब्रिड की तरफ जाएं। In mutual funds, investors can not only invest monthly through SIP, they also have an option to withdraw their investment at regular intervals through SWP। So SIP कहीं ना कहीं एक फायदेमंद ऑप्शन नहीं है अगर हम देखें सीनियर सिटीजन्स के लिए, बल्कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बेटर ऑप्शन है। SIP जनरली उनके लिए होती है जो अपने करियर में एक्टिव है और वो उन्हें पता है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे कमाने वाले हैं। वो एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी एक्टिव अर्निंग में से SIP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि 20 साल बाद जब वो रिटायर हो तो एक अच्छा कॉर्पस रेडी हो जाए। एंड उनके लिए भी जिनके लिए एक अच्छा कॉर्पस रेडी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग योर करियर फॉर 20 ईयर्स एंड वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर करके आपका एक 70-80 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो तैयार हो गया 20 साल बाद। आपने 10,000 के हिसाब से किया,
आपने 20 साल में लगभग 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, वो 24 लाख बढ़ करके 50 लाख 60 लाख रुपए हो गए। अब 60 लाख रुपए इकट्ठे एफडीआर में डाल करके उससे इंटरेस्ट लेकर के अपना खर्चा चलाना, या फिर उसको आप एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करके उससे करना, तो एसडब्ल्यूपी में कहीं ना कहीं एक बेटर रिटर्न आएगा। एसडब्ल्यूपी में कहीं ना कहीं एक बेटर रिटर्न आएगा अगर हम एफडीआर से कंपेयर करें। तो इस तरीके से जो लोग अपनी लाइफ टाइम में अपने वर्किंग करियर के दौरान भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे थे और एक कॉर्पस रेडी हो गया, उस कॉर्पस को एसडब्ल्यूपी के लिए इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम फेच कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन चूज टू विड्रॉ फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट। वेरिएबल भी आप, जब आपको पता है आपको ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है किसी फेस्टिवल के लिए, कहीं आपको किसी भी एक्सपेंस के लिए, डिपेंड्स, तो उसके लिए आप ज़्यादा यूनिट्स बेच सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आपको ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है। सो यू कैन विड्रॉ फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। Investors can choose to withdraw just the capital gains, keeping their capital intact. अगर आप इसमें और ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं और ज़्यादा अपने फंड को सेफ रखना चाहते हैं, इन द सेंस कि आप इसको पास करना चाहते हैं अपने लीगल हेयर नॉमिनी को, तो आप सिर्फ कैपिटल गेन ही विड्रॉ करें और बाकी का बाकी आप कैपिटल चाहें तो इंटैक्ट रख दें। जैसे अगर आपने 10 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, आज वो बढ़ करके 22-25 हो गया है, तो आप सिर्फ 13 रुपये के हिसाब से विड्रॉ करें, बाकी का फंड आप चाहें तो वापस से री इन्वेस्ट कर दें, बाकी का फंड आप चाहें किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्विच कर दें 10 रुपये के हिसाब से, तो आपका एक तरीके से कैपिटल भी सुरक्षित रहेगी अगर आपको उसको पास ऑन करनी है तो। Moreover, they will have to pay capital gains tax only on the withdrawn amount. Hence, SWP not only provides regular income but is also tax efficient. In any case, चाहे आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं या सिर्फ कैपिटल गेन्स का विड्रॉ कर रहे हैं, टैक्स आपका कैपिटल गेन अमाउंट पे ही लगेगा, जितना आपको जितने पे आपने इन्वेस्ट किया था और जितना वो बढ़ करके हो गया, डिफरेंस पर ही टैक्स लगेगा। देन कम्स नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो। नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप अपने लाइफ टाइम में ड्यूरिंग योर करियर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एडिशनल 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट भी मिलता है अबव 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। तो जैसे 1.5 लाख का बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C, एनपीएस में अगर आप 80C 1.5 लाख पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हैं और आप एनपीएस में भी 50,000 रुपये डाल रहे हैं, तो ये 50,000 का आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है आपके टैक्स रिटर्न में। एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Under this scheme, money of all the investors is pooled together and invested in various asset classes like government bonds, corporate bonds, equity. इंटरेस्ट रेट इसमें अच्छा है, 12 से 14% का है। एनपीएस अकाउंट जब लाइक आप वर्किंग में अपने एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं और जब आप 60 के हो जाते हैं तो ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है और ये 70 तक आप चाहें तो ऑपरेट कर सकते हैं, इससे विड्रॉ ना करें अपना रुपए। देन कम्स नेक्स्ट स्कीम विच इज ELSS, जिसको हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी बोलते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बेसिकली ऐसी स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए के ATC का बेनिफिट भी मिलता है, डिडक्शन भी मिलता है, और ये प्योरली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करती है ये स्कीम। Equity linked saving scheme or ELSS are open-ended equity funds that help you save and provide an opportunity to your money to grow. When almost all equity funds restrain you from paying long-term cap gains of 10.4 up to an amount of rupees 1 lakh, ELSS funds offer tax benefits. ELSS जैसे हमने बताया कि 1.5 लाख रुपए तक के आपको ATC का बेनिफिट भी मिलता है। तो जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप SIP मोड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,000 रुपये, 10,000 रुपये मंथली, तो साल में क्यूमुलेट होकर के आपका जो भी बना वो आपको अप टू रुपीज़ 1,50,000 आप अपनी इनकम से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। दिस इज वाई दीज फंड्स आर ऑल्सो नोन एज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर प्योरली इक्विटी बेस्ड। सो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है व्हेन इट इज कंपेयर टू डेट फंड्स। बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS यू कैन सेव अप टू 1.5 लाख under section 80C of Income Tax Act.
इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ELSS इसलिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि जब आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर का, और ये लॉक इन पीरियड हर एक किश्त के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2023 जनवरी में शुरू किया, 2023, 24, 25, 2026 की जनवरी में आपकी पहली किश्त विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल होगी, ना कि पूरा 3 साल का पैसा। तो 3 साल का लॉक इन हर एक किश्त के लिए है, अगर आप किश्तों में कर रहे हैं, मतलब अगर SIP मोड में कर रहे हैं। अगर आप लमसम में कर रहे हैं तब तो 3 साल आपके लमसम टाइम से ही जोड़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनवरी 23 में किया, जनवरी 26 में आप एलिजिबल हैं टू विड्रॉ योर अमाउंट, योर लॉक इन पीरियड एंड्स। बट अगर आप SIP मोड में कर रहे हैं, आपने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है इन SIP मोड, तो हर एक इन्वेस्टमेंट को 3 साल या 36 मंथ्स को जोड़ा जाता है टू कैलकुलेट योर एलिजिबिलिटी फॉर विड्रॉल, टू कैलकुलेट योर लॉक इन पीरियड। तो जनवरी 23 का पैसा जनवरी 26 में विड्रॉ हो पाएगा, मार्च 23 का पैसा मार्च 26 में विड्रॉ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने SIP जनवरी 23 में शुरू की तो सारी 36 महीने की SIP जनवरी 26 में हम विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं और हम बात करते हैं रिवर्स मॉर्टगेज फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। रिवर्स मॉर्टगेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो लीगल हेयर्स हैं वो उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनको सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है या ऐसा कुछ है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जनरली अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके पास अपना घर होता है इन जनरल, तो अगर आपको पता है कि आपको जिस घर में रहना है उस घर को आपको अपने लीगल हायर को नहीं देना है आगे चल करके, क्योंकि वो आपकी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं या जो भी वजह है, तो आप बैंक से एक अग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें आप अपने घर को बैंक में मॉर्टगेज कर देते हैं। आप उसको बैंक में मॉर्टगेज करके एक हर महीने का एक फिगर तय हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर 1 CR का है या 50 लाख रुपए का मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि एक जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो 6% या 7% का है, और आपको हर महीने 30,000 रुपए चाहिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो बैंक कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए टोटल आज की प्रेजेंट वैल्यू है, और आपको 30,000 रुपए, अगर आप 60 के हैं आज जब आप ये अग्रीमेंट कर रहे हैं, और बैंक मानता है कि एटलीस्ट 15 ईयर्स तो आपकी लाइफ रहेगी ही रहेगी, आपकी या आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की, तो ये एक जॉइंट कपल की तरह डिसाइड होता है कि हुएवर लिव्स तब तक का ये हमें 30,000 रुपए बैंक को देने ही देने हैं। तो इस तरीके से बैंक कैलकुलेट कर लेता है कि हमें अगर 30,000 रुपए देने हैं फॉर द नेक्स्ट इनफाइनाइट ईयर्स, तो हम कितने साल तक दे पाएंगे इस 50 लाख रुपए की वैल्यू पर। इस तरीके से एक रिवर्स मॉर्टगेज हो जाता है कि हमने आज गिरवी रख दिया और हमको ये किश्तें मिलती रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं या फिर जब तक हमारा ये टाइम पूरा हो जाता है। जैसे नॉर्मल मॉर्टगेज में क्या होता है कि आपको घर खरीदना है, आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है या 50 लाख का घर खरीदना है, आपने एक 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, 40 लाख रुपए के लिए आप बैंक को पेमेंट करते हैं हर महीने 40,000 रुपए अपनी किश्त अगले 20 सालों के लिए। तो 20 साल बाद घर आपका आपके नाम पर हो जाएगा, आपका मॉर्टगेज खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, हमने घर को मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया, और हमको बैंक पैसा देगा। जब 15 साल 18 साल पूरे हो जाएंगे और दोनों सीनियर सिटीजन्स में से कोई भी नहीं रहेगा, तो अगर मान लीजिए लीगल बैंक पहले ऑप्शन देगा लीगल हेयर को, जो भी नॉमिनीज हैं लीगल हेयर हैं उनको ऑप्शन देगा घर परचेज करने के लिए। अगर उनका मन है, उनकी कैपेसिटी है परचेज करने के लिए, तो बैंक उनको सेल कर देगा, और अगर नहीं तो बैंक उसका ऑक्शन करेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए, जितना भी उसकी वैल्यू है उस तरीके से। ऐसे केस में क्या रहता है कि जब आपका कोई एसेट है लाइक हाउस, तो आप उसकी एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट फेज, व्हेन यू नो कि आपको छोड़ के नहीं जाना है इस घर को, आपको अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से हेल्दी तरीके से व्यतीत करनी है। ऐसे केसेस में रिवर्स मॉर्टगेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन केस अर्ली डेथ हो जाती है
और घर की कीमत बचती है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का घर था, डेथ जो है 7 से 8 साल में ही हो गई और बैंक ने मुश्किल से 20 से 25 लाख रुपए ही दिए, तो जो 20-25 लाख रुपए बच गए 50 लाख की कीमत में, वो फिर उनके लीगल हेयर को दे दिया जाता है, पैसा बचा हुआ जितना भी है, आफ्टर बैंक रियलाइजेज इट्स शेयर। तो इस तरीके से ये काफी अच्छा ऑप्शन है जो गवर्नमेंट बैंक्स देते हैं और सीनियर सिटीजन अपने बेनिफिट के लिए, अपनी स्मूथ रिटायरमेंट लाइफ के लिए इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए इस स्कीम का एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। यू कैन प्लेज योर हाउस एज कोलेटरल विद अ बैंक एंड ऑप्ट आउट फॉर मंथली पे आउट इन लाइन विद वैल्यू। Technically, bank owns the house, but you can continue living in it as long as you or your spouse are alive. बैंक का हो जाता है ये घर वैसे तो, लेकिन जब तक लाइफ है दोनों की तब तक आप उस घर में रह सकते हैं। On your death, bank will initiate process to sell the house, but first offer will be made to the legal heir. In case they are not in a position to buy house, property will be opened for sale in the market for auction. If there is a difference between the value of the house, excess will be paid to legal heir. कभी ये वैल्यू कम नहीं होगी क्योंकि बैंक उसी हिसाब से मंथली पे आउट कैलकुलेट करता है। अगर 50 लाख रुपए के हिसाब से उसको पता है कि हमें 15 साल का एटलीस्ट देखना है लाइफ, तो उसी हिसाब से पे आउट कैलकुलेट करेगा। अगर पे आउट ज्यादा मांग रहा है सीनियर सिटीजन तो वो लाइफ कम कर देगा, 15 साल से हो सकता है घटा करके 12 साल या 10 साल ही कर दे। Excess amount will be paid to the legal heir. Retirement is when you stop living at work but begin working at living. Retirement is not an end, it's just the beginning. So make sure to invest your money judicially to continue to enjoy your financial freedom, financial independence. It is very important to manage your money, to put your money to work so that you have a good, healthy retirement life. अब हम आते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर। ये एक नई स्कीम है जो 2022 से शुरू करी गई है और ये बेसिकली LIC द्वारा शुरू करी गई है, जो बोथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन एक ही जगह पे देता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक नई स्कीम है जो कि 2022 से ही शुरू की गई है और LIC लाइफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू करी गई है। इसमें दोनों ही रिटायरमेंट एंड पेंशन बेनिफिट्स दोनों ही मिलते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर सीनियर सिटीजन्स in India in 2022. It provides benefits of both retirement and pension. Program is controlled and operated by LIC, which is under the control of government. Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana provides a guaranteed return. System will be in place for 10 years. The scheme members must be at least 60 years. जैसे हम senior citizens की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 15 लाख है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 1.5 लाख रुपए का है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जैसे बाकी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, बढ़ाती है, घटाती है डिपेंडिंग ऑन RBI, उस तरीके से इस स्कीम के भी रेट्स रिवाइज किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। Interest rate was set for full investment period in the previous iteration of the scheme. Interest rate for the plan will now be disclosed annually due to most recent revision. Up to 31st March 21, interest will be charged at a monthly rate. In other words, it is 7.66% yearly for full 10-year period. Regular pension payments from Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana are made monthly, quarterly or yearly. इसमें आप एक लमसम पैसा देते हैं जिसपे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली पे आउट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर जो रिटर्न्स हैं वो आपको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जिस तरीके से भी आप चूज करते हैं उस तरीके से मिलता है। तो बेसिकली इस स्कीम में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट एंड पेंशन बेनिफिट्स दोनों का ही फायदा मिलता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। जैसा कि हमने देखा ये LIC ऑफ इंडिया द्वारा बैकड है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बट इसका जो फुल एनालिसिस एंड फुल टेक केयर है वो LIC ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
इसी के साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आज सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे, जिसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे फिक्स्ड अमाउंट पर हमें फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्कीम कि आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली किस तरीके से चाहिए। देन देयर आर ऑप्शंस कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है कोई इनिशियली, बट कोई एसेट है, जिसमें जैसे हमने घर की बात करी रिवर्स मॉर्गेज में, कि आपको पता है आपके पास घर है, आपके पास कोई कॉर्पस नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपना घर भी मॉर्गेज पे रख के एक रेगुलर इनकम प्लान जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं अपने कॉर्पस को, तो आप अपना कॉर्पस इन्वेस्ट करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की तरफ जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। इस तरीके से हमने कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करी आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई भी इसमें एडिशनल पॉइंट जानना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, रियल लाइफ क्वेरी जो आपको लगे, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सल्यूशन आपको ज़रूर दें। अपने सवाल पूछने के लिए आप हमसे हमारे जूम लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। इससे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर बार नए और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज लेकर आता है। अपने व्यवसाय को शुरू करके आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं और साथ ही देश की प्रगति में भी अपना योगदान कर सकते हैं। आज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में। आज का पहला बिजनेस आइडिया है ग्रीन चिली सॉस। आज के समय में ग्रीन चिली सॉस सभी को बहुत पसंद है। इसे इंडो चाइनीज क्विजीन में इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉस को हरी मिर्च और अन्य कई मसालों के साथ बनाया जाता है। ग्रीन चिली सॉस टेस्ट में तीखा होता है, जिससे खाने का टेस्ट बेहतर हो जाता है। इसे नूडल, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कई सारे फास्ट फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इसे खाने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। ग्रीन चिली सॉस की मार्केट में काफी हाई डिमांड है, इसलिए इसका बिजनेस शुरू करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। इस बिजनेस से आप 10% से 12% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन, 10 से 12 मैन पावर, 40 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 25 से 30 लाख रुपए मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है पीनट बटर। पीनट बटर को ग्राउंड नट्स और एडेड प्रिजर्वेटिव्स के साथ बनाया जाता है। ये हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आता है और काफी हेल्दी भी होता है। पीनट बटर विटामिन ई, विटामिन B6, मैग्नीशियम, प्रोटीन और अन्य कई न्यूट्रिएंट्स का काफी अच्छा सोर्स है और इसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड है। लोग पीनट बटर को ब्रेड, टोस्ट और पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं। पीनट बटर का बिजनेस शुरू करके आप आसानी से 10% से 12% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 18 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 7 मैन पावर और 12 से 15 लाख मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का तीसरा बिजनेस आइडिया है माउथ फ्रेशनर। डिफरेंट टाइप्स की एरोमेटिक सीड्स को शुगर से कोट करके स्वीट बॉल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें हम माउथ फ्रेशनर कहते हैं। माउथ फ्रेशनर्स को फेनल सीड्स, कोकोनट और कार्डमम से बनाया जाता है। आमतौर पर लोग खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाना पसंद करते हैं, जिससे माउथ की स्मेल खत्म हो जाती है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। माउथ फ्रेशनर बिजनेस की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और इसे शुरू करके आप लगभग 15% से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप 100 किलो माउथ फ्रेशनर हर दिन बनाते हैं तो इसके लिए आपको 10 से 12 किलोवाट पावर कनेक्शन, 4 से 6 मैन पावर, 12 से 17 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का आखिरी बिजनेस आइडिया है मसाला चना। मसाला चना हम सभी के घरों में चाय के साथ खाया जाने वाला
फेवरेट नाश्ता है। मसाला चना एक ऐसा हेल्दी स्नैक है जिसे हम डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हैं। चने को रोस्ट करके सॉल्ट और मसालों से सीजन करके मसाला चना बनाया जाता है। मसाला चना टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसे खाने से हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, मसल ग्रोथ होती है और साथ ही डायबिटीज भी कंट्रोल्ड रहती है। मसाला चना की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और इसकी सक्सेस पोटेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस बिजनेस को शुरू करके आप 12% से 18% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 8 मैन पावर, 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड और 12 से 15 लाख रुपए मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप इस बिजनेस को लार्ज स्केल में शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको 7000 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 8 मैन पावर, 80 किलोवाट पावर कनेक्शन और 90 लाख रुपए मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के हमारे बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।